हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो ये क्लास चल रही है हमारी, इस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, वो है मौर्य वंश, जहाँ से एग्ज़ाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। का जो पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। दोस्तों, जो इससे पहले हमने सिकंदर का कार्यकाल देखा, मगध साम्राज्य देखा, उस पर बिंदुसार का हर्यक वंश देखा, शिशुनाग वंश देखा, नंद वंश देखा। अब जो इनमें जो प्रथम भारतीय साम्राज्य था वो स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिन्होंने स्थापित किया था मौर्य वंश। कौन किया था? मौर्य वंश। और अगर कभी मौर्य वंश का कार्यकाल पूछे, मैं हर एक का कार्यकाल लिखते हुए आ रहा हूँ, तो 322 BC से ये गद्दी पे रहे, 185 BC तक इनके वंशजों ने क्या किया? राज किया मगध की गद्दी पे, 322 से 185 BC तक। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ये सभी ऑप्शन है, क्योंकि विष्णुगुप्त थे, इन्हीं को चाणक्य कहा जाता है, इन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है, जिनकी पुस्तक क्या थी? अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी इन्होंने, जो राजनीति पर आधारित थी। और इस पुस्तक में कुणिंदों के लिए कुणिदोपस्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर पूछा जाए कुणिंदों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कुणिदोपस्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस मगध शासक को हराया था। दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस मगध शासक को हराया था? तो उन्होंने घनानंद को हराया था। मैंने कहा था कि नंद वंश का, वहाँ पे जब मैंने अंत में नंद वंश पढ़ाया था, तो वहाँ पे कहा था कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने की थी, जिसने शिशुनाग वंश का अंत किया था। क्या किया था? शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नंदिवर्धन का अंत किया था। और इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? कौन था? घनानंद था, जिसे क्या कहा जाता है? अग्रमीज कहा जाता है, नंदराज कहा जाता है। तो इसको हराने के बाद क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था। खैर, इसके पीछे का एक लॉजिक और भी है कि जब कौन मर गया था? सिकंदर मर गया था 323 में बेबीलोन में, उसी के बाद 322 में ये गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन, बौद्ध एवं जैन धर्मों में चंद्रगुप्त को किस नाम से पुकारा गया है। दोस्तों, जो बौद्ध और जैन धर्म हैं, इनमें चंद्रगुप्त को पुकारा गया है मौर्य क्षत्रिय के नाम से पुकारा गया है। जो सैंड्रोकोर्स कहा गया है, जो सैंड्रोकोर्स कहा था, वो सैंड्रोकोर्स किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था इसे। किसने? अगर पूछा जाए किसने कहा, तो जस्टिन ने कहा। जो एंड्रोकोर्स कहा वो एपियन ने कहा। किसने कहा? एपियन ने कहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सैंड्रोकोर्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की। दोस्तों, मैंने कहा था कि सैंड्रोकोर्स किसने कहा, तो जस्टिन ने कहा था। लेकिन जो इसको पहचान की कि सैंड्रोकोर्स ही कौन है, सीएम साहब हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो वो किसने कहा था? तो वो विलियम जोन्स ने कहा था। ऑप्शन ए किसने कहा था? विलियम जोन्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाम किससे प्राप्त होता है। दोस्तों, जो ये चंद्रगुप्त नाम प्राप्त होता है वो जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से नाम प्राप्त होता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे। मैंने यहाँ पे जब जैन और बौद्ध धर्म पढ़ाए थे तो उनके अनुयायियों की ट्रिक भी बताई थी। तो जो क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। और जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दी थी? तो भद्रभाव ने दी थी। किसने दी थी? भद्रभाव ने दी थी। अगला क्वेश्चन, सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने पराजित किया। दोस्तों, मैंने जब आपको क्या पढ़ाया था, सिकंदर का राज बढ़ाया था, तो वहाँ पे बताया था सेल्यूकस निकेटर क्या था? सिकंदर का थल सेनापति था। अब ये क्या सोचता है कि अगर सबने सिकंदर ने जब भारत को जीतना चाहा था तो मैं भी जीत सकता हूँ। ये क्या करता है? सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर देता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य 305 BC में इसे हरा देता है। यानी सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। जो कौन था? एक महान योद्धा, ठीक है, सिकंदर का थल सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? वो था दोस्तों मैग्नेस्टीज। मैग्नेस्टीज क्या करता है? जो सेल्यूकस निकेटर जब 305 में हार जाता है तो ये क्या करता है? अपनी बेटी की शादी क्या करता है? उसकी बेटी का नाम था हेलेना बोलो या कार्नोलिया बोलो, उसकी शादी करा देता है सीएम साहब से। सीएम साहब भी उसकी सुंदरता को देख के बड़े मोहित हो जाते हैं और अपने गुरु के पास जाते हैं। किसके पास? विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य के पास, कि मैं तो क्या करूँगा,
हेलेना से शादी करूंगा, ये करूंगा। तो इसके बाद आज्ञा मिल जाती है, विष्णुगुप्त क्या कर देते, कर दे शादी, लेकिन इसका बेटा, इसका और तेरा जो पुत्र होगा वो मगध की गद्दी पर नहीं बैठेगा, ये शर्त रख देता है। तो इसके बाद क्या कर देता है, क्या करता है, शादी के बाद मैग्नेस्टीज को सीएम के दरबार में भेज देता है। अगला क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। जिस सीएम के दरबार में क्या भेजा था, किसने, सेल्यूकस निकेटर ने क्या भेजा था, मैग्नेस्टीज को भेजा था, उसी ने क्या लिखी थी, ये इंडिका पुस्तक लिखी थी। दोस्तों कहानी इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको सीधे सीधे याद रहे हमेशा के लिए। तो इस मैग्नेस्टीज ने क्या की थी, ये इंडिका पुस्तक लिखी थी। और इसी इंडिका, अगर पूछा जाए इंडिका पुस्तक से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो सीधी सी बात है, मौर्य वंश की क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार की जानकारी किससे प्राप्त होती है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत पर अधिकार किया था, इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। और अगर पूछा जाए कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो रुद्रदामन का अभिलेख है। किसका अभिलेख है, रुद्रदामन का। और रुद्रदामन किस वंश का था, तो शकों का राजा था रुद्रदामन, एक शकों का वीर राजा था। कौन, रुद्रदामन। इसके बारे में तब पढ़ाऊंगा जब शक वंश की बात करूंगा। इसके बाद शकों का जब भारत पे आक्रमण होगा तब रुद्रदामन की चर्चा की जाएगी। अभी यहाँ पे ये समझ लो जूनागढ़ अभिलेख किसका है, रुद्रदामन का अभिलेख था। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। दोस्तों संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख भी कौन है, जूनागढ़ अभिलेख है, जो रुद्रदामन ने लिखा था, रुद्रदामन का अभिलेख है। ठीक है, इस में क्या मिलता है, इस अभिलेख में सुदर्शन झील, अगर पूछा जाए सुदर्शन झील का वर्णन किस में मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो सीएम का जो राज्यपाल था पुष्पगुप्त, उस पुष्पगुप्त ने क्या किया था, इसका निर्माण कराया था। सारे क्वेश्चन यहीं पे, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, वही क्वेश्चन आ गए, पुष्पगुप्त ने कराया था। जो कौन था, तो सीएम का राज्यपाल था। सीएम का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, राज्यपाल था। कौन, पुष्पगुप्त। इसने इस सुदर्शन झील सौराष्ट्र गुजरात के निर्माण कराया था। और ये बात हमें प्रूफ होती है कहाँ से, जूनागढ़ अभिलेख से। कहाँ से, जूनागढ़ अभिलेख से, जो किसका है, रुद्रदामन का अभिलेख है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। मैंने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, किस धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी था। लेकिन इसको ये शिक्षा किसने दी थी, दीक्षा किसने दी थी, तो भद्रभाव ने दी थी। किसने दी थी, भद्रभाव ने दी थी। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने संलेखना के द्वारा अपने प्राण कहाँ त्यागे थे। दोस्तों जब ये क्या करता है, जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लेता है, तो ये कहाँ चला जाता है, स्वर्ण बेलगोला में चला जाता है। स्वर्ण बेलगोला में चला जाता है, इसको ठीक कर लेना। तो इस स्वर्ण बेलगोला में संलेखना से क्या कर देता है, अपने प्राण को त्याग देता है 298 BC में। ठीक है, संलेखना का मतलब है कि जैसे आजकल समाधि का प्रचलन है, भूख प्यास से क्या करना, समाधि लेकर मर जाना ही क्या था, समाधि था। स्वर्ण बेलगोला में इन्होंने क्या कर दिया, अपने प्राण त्याग दिए। और याद रखना ये स्वर्ण बेलगोला वही है जहाँ पे चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, इससे पहले जब मैंने जैन धर्म पढ़ाया था वहाँ पे प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, उनका पुत्र था महाबली या बाहुबली, जिसकी क्या थी, सरदार पटेल से पहले जो भारत की सबसे बड़ी मूर्ति थी उसी बाहुबली की मूर्ति थी, जो कहाँ पे थी, स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात गद्दी पर बैठा। दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जो गद्दी पर बैठे थे वो बिंदुसार बैठा था। याद रखना, बिंबिसार मैंने पहले पढ़ा रखा है, हर्यक वंश का था, कंफ्यूज मत होना, हर्यक वंश से था। जबकि बिंदुसार क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जो 298 BC में गद्दी पर बैठता है और 273 BC तक गद्दी पर रहता है। अगर पूछा जाए कितने साल रहा, तो 8 में से 3 घटा दो, 5 और 2 में से तो 25 सालों तक क्या किया, इसने गद्दी को संभाला था। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है। दोस्तों जो अमित्रघात कहा जाता है वो कहा जाता है बिंदुसार को कहा जाता है, अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ क्या है, दुश्मनों का नाश करने वाला। इसी को भद्रसार भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए भद्रसार, इसी को सिंहसेन खैर अशोक को भी कहा जाता है। और वारिसार के नाम से भी इसी को जाना जाता है, वारिसार भी कहा जाता है। अमित्रघात, भद्रसार, सिंहसेन, वारिसार भी कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैंने कहा था इससे ऊपर कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की पुत्री पे मोहित हो गया था कॉर्नेलिया से। लेकिन ये कॉर्नेलिया और बिंदु उसका क्या सीएम का पुत्र नहीं था, बल्कि जो ये बिंदुसार था ये क्या था, सीएम का, चंद्रगुप्त मौर्य का और दुर्धरा का पुत्र था।
क्योंकि वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य शर्त रख चुके थे कि कौरनेलिया का बेटा भारत की गद्दी पर नहीं बैठेगा, यानी उनका भारत के प्रति प्रेम था। उन्होंने कहा कि एक विदेशी कभी भी भारत की गद्दी पर नहीं बैठेगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था? दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था? तो हिंदुकुश पर्वत तक था। जो ये उत्तर पश्चिम की दिशा है यहाँ पे क्या था, ये हिंदुकुश पर्वत तक स्थित था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? दोस्तों जो दाएं से बाएं लिखने वाली जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी? तो वो खरोष्टी लिपि थी। और इसी में जो अभिलेख, अशोक के अभिलेख पाए जाएंगे, आगे बात करूंगा, जो अभिलेख पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं इस प्रकार के। अगला क्वेश्चन, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? दोस्तों जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख हैं वो अभिलेख लिखे गए हैं खरोष्टी लिपि में। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख लिखे गए हैं किसमें? खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भद्रसार, सिंहसैन, वारिसार, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, फिलाडेल्फस को बिंदुसार के दरबार में किसने भेजा था? अगर पूछा जाए कि विदेशी यात्री फिलाडेल्फस किसके दरबार में आया था, फिर आंसर हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में आया था। किसने भेजा था? तो टॉलमी द्वितीय ने भेजा था। और अगर पूछा जाए कि फिलाडेल्फस कहाँ से आया था, तो दोस्तों मिस्र से आया था। कहाँ से आया था? मिस्र से आया था। ये फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय के द्वारा भेजा गया था और बिंदुसार के दरबार में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? दोस्तों बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो अशोक को भेजा था कहाँ पे? तक्षशिला के विद्रोह को समाप्त करने के लिए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इससे पहले उसने सुसीम को भेजा था। सुसीम जो बिंदुसार का बड़ा भाई था और तक्षशिला का गवर्नर था। लेकिन अशोक क्या कर देता है? राधा गुप्त के कहने पर क्या कर देता है? उसकी हत्या कर देता है और स्वयं क्या कर देता है? गद्दी की पाने के लिए कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के समय प्रधानमंत्री था। देखो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो कौटिल्य था। लेकिन बिंदुसार के समय भी गुरु कौन था? तो यही कौटिल्य क्या था? गुरु था। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों जो सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था वो अशोक ने कराया था। अगला क्वेश्चन, मौर्य युगीन स्तंभ में किन पत्थरों का प्रयोग किया गया है? दोस्तों जो मौर्य काल के मौर्य स्तंभ लेख हैं अशोक के आगे प्राप्त होंगे, वो उनमें किन पत्थरों का प्रयोग किया गया है? तो बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था? तो अशोक ने किया था अभिलेखों के माध्यम से। और अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया अशोक के अभिलेखों को? तो 3 भागों में बांटा गया है। इनमें से याद रखना जो 14 हैं इसके शिलालेख हैं, 7 इसके स्तंभ लेख हैं और 3 इसके गुहा लेख हैं। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में कब सफलता हासिल की गई? तो दोस्तों अशोक के जो अभिलेख हैं उनको पढ़ने में 1837 में सफलता हासिल की। और किसने की? तो जेम्स प्रिंसेप ने की थी। किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? दोस्तों जो अशोक का नाम उल्लेखित है मास्की अभिलेख में है। देखो यहाँ पे अशोक के जो नाम प्राप्त होते हैं, अगर पूछा है किस अभिलेख से प्राप्त नहीं होता, तो 4 अभिलेखों से प्राप्त होता है। कौन कौन से? पहला हो गए मास्की अभिलेख, दूसरा हो गए गुजरा अभिलेख, तीसरा हो गए नेटूर अभिलेख और चौथा हो गए कौन सा? उदय गोलान का अभिलेख। उदय गोलान का अभिलेख। देखो यहाँ पे मास्की, गुजरा, नेटूर और उदय गोलान अभिलेख से अशोक नाम प्राप्त होता है। जबकि ये सारे के सारे अभिलेख क्या हैं? कर्नाटक में है। गुजरा जो अभिलेख है इसका दूसरा वाला वो MP में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, किस स्तंभ लेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है? दोस्तों अशोक ने जो खुद को मगध का सम्राट बताया है वो भब्रू अभिलेख में बताया है। किस में बताया है? भब्रू अभिलेख में बताया है। और ये है भब्रू स्तंभ लेख। और अगर पूछा जाए कि ये भब्रू स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो राजस्थान से प्राप्त हुआ। कहाँ से? राजस्थान से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? अभी बोला 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 14 इसके क्या हैं? शिलालेख हैं, 7 इसके स्तंभ लेख हैं और 3 इसके गुहा लेख हैं।
अगला क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपलक्ष्य में अशोक ने किस अभिलेख को लिखवाया था? कलिंग विजय के उपलक्ष्य में अशोक ने 13वां अभिलेख में, अगर पूछा जाए कलिंग विजय का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है तो 13वें अभिलेख से प्राप्त होता है, जो अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है तो 13वां अभिलेख है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है तो दोस्तों जो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुम्मीदेई अभिलेख है। जबकि नैटूर, गुजरा, मास्की ये सारे वो अभिलेख हैं जिनसे अशोक की जानकारी प्राप्त होती है, नाम की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने खरोष्टी लिपि में अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए? दोस्तों जो अशोक के खरोष्टी लिपि में अभिलेख प्राप्त होते हैं वो पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। भारत में अशोक के जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं। अफगानिस्तान में जो प्राप्त होते हैं वो अरमाइक लिपि में प्राप्त होते हैं, और जो तुर्की में प्राप्त होते हैं वो ग्रीक लिपि में प्राप्त होते हैं, ग्रीक लिपि में प्राप्त होते हैं। तो ये अशोक के अभिलेखों की जानकारी है। ब्राह्मी लिपि में भारत से, खरोष्टी लिपि में पाकिस्तान से, अरमाइक लिपि में अफगानिस्तान से, और तुर्की लिपि में ग्रीक लिपि में तुर्की से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 BC में हुआ था। इससे पहले मैंने कहा था 331 BC में हुआ था। गोगामाला का युद्ध हुआ था जो ईरानी और यूनानियों के मध्य हुआ था। तो 261 BC में क्या हुआ था? यहाँ पे ये युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। और अगर पूछा जाए किस नदी के तट पे हुआ था तो दया नदी के तट पे हुआ था। अशोक और किसके मध्य हुआ था? तो पद्म नाम के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? पद्म नाम के मध्य हुआ था। अशोक और पद्म नाम के मध्य ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, अशोक की युद्ध नीति थी। दोस्तों अशोक की जो युद्ध नीति थी, भेरी घोष युद्ध नीति का प्रयोग करता था अशोक। लेकिन जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो बौद्ध धर्म के पश्चात इसने धम्म घोष का प्रयोग किया था। भीरू घोष के स्थान पर क्या किया था? धम्म घोष का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था। देखो अशोक को सबसे पहले बौद्ध धर्म के प्रति जो आकर्षित किया था वो निग्रोथ ने किया था। अगर ऑप्शन में हो तो निग्रोथ। और निग्रोथ कौन था? तो इसका भतीजा था, जिसकी अपने बड़े भाई जिसकी हत्या सुसीम की हत्या की थी, उसका बेटा था निग्रोथ। उसने अपने चाचा को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था। लेकिन बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दी थी, जो शिक्षा दी थी, वो दी थी उपगुप्त ने दी थी। किसने दी थी? उपगुप्त ने दी। जबकि इसके दादा को किसने दी थी? जैन धर्म की भद्रभाव ने दी थी। अगला क्वेश्चन, मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण से संबंधित था? मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्रीकरण करने वाला कार्य करता था, समाहर्ता करता था। ठीक है। और जो रज्जुक होते थे इस मौर्य वंश में, रज्जुक होते थे वो मौर्य शासक के अधिकारी होते थे। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक की किस पत्नी ने उसे आकर्षित किया था? तो सम्राट अशोक की जो पत्नी थी कारुवाकी, कौन थी? कहाँ पे? कारुवाकी ने उसे आकर्षित किया था। और इसका जो पुत्र था वो तिविर था। जबकि इसकी 3 पत्नियां थी। देवी थी, उसके थी महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेज देता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। पद्मावती थी, उसका पुत्र कुणाल था। वही कुणाल इसका क्या बनता है? उत्तराधिकारी बनता है। याद रखना, कुणाल। अगला क्वेश्चन, भाग और बलि थे। दोस्तों जो भाग और बलि थे वो क्या थे? इनके राजस्व के स्रोत थे। मौर्य वंश में भाग और बलि क्या थे? राजस्व के स्रोत थे। अगला क्वेश्चन, अशोक का कौन सा अभिलेख बुद्ध धम्म तथा संघ के प्रति आस्था व्यक्त करता है? तो वो करता है जो अशोक का कौन क्या है अभिलेख है जो बुद्ध का बौद्ध धर्म और संघ के प्रति आस्था व्यक्त करता है, तो वो अशोक का भब्रू अभिलेख है। कौन सा है? भब्रू अभिलेख है। अगला क्वेश्चन, रज्जुक कौन थे? अभी बताया मैंने, जो रज्जुक थे मौर्य प्रशासन के अधिकारी थे रज्जुक। अगला क्वेश्चन, अशोक का कौन सा शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताता है? तो अशोक का जो संगम राज्य के बारे में बताता है वो दूसरा और 13वां अभिलेख बताता है। दूसरा और 13वां अभिलेख क्या बताता है? संगम राज्य, चोल, चैल, पांड्य और श्रीलंका के बारे में वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन, अशोक का कौन सा शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या करता है? तो दोस्तों अशोक का जो 11वां अभिलेख है वो धम्म नीति की व्याख्या करता है। जो 11वां अभिलेख है वो क्या करता है? धम्म नीति की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है दोस्तों वो राजनीति पर आधारित है। जो क्या था? बिंदुसार और सीएम का क्या था? राजगुरु था। अगला क्वेश्चन, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैकियावेली कहा जाता है वो इसी बिंदुसार को कहा जाता है, जिसकी पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र है।
अशोक का राजगुरु कौन बन गया था? इसी जो कौटिल्य का बेटा था राधागुप्त, वो बन गए था। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? अभी बोला 13वां अभिलेख है, जो सबसे बड़ा अभिलेख है 261 में जो कलिंग युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया था? तो उसने जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था धम्म महापात्रों को भेजकर किया था। अगला क्वेश्चन, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अभी बोला मैंने दोस्तों, जो अशोक का उत्तराधिकारी था वो कौन था? कुणाल बना था। यहाँ पे नहीं है, कुणाल बना था। और कुणाल के बाद कौन बना था? तो संप्रीति बना था। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदर्थ था। कहाँ पे? बृहदर्थ था। कौन था? बृहदर्थ था। और इस बृहदर्थ की हत्या करता है कौन करता है? तो पुष्यमित्र शुंग करता है। पुष्यमित्र शुंग करता है, जो शुंग वंश की स्थापना करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुंग वंश को। अगर आपने इससे पहले के नहीं देखे तो वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो।